लास्ट क्लास में हमने चालकोलिथिक एज तक कवर कर लिया था और एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड चल रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जो हम लोग सीख रहे हैं, ये टाइम पीरियड बहुत ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर एज जब खत्म हो रही होती है तो कुछ चेंजेस लोगों के अंदर एक्टिविटीज में आ रहे होते हैं, कुछ लोग सेटल होने लग जाते हैं, तो उसी टाइम पे वो एज खत्म भी नहीं हो पाती है, दूसरी एज शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ब्रॉड टाइम पीरियड है। तो इनका जो टाइम पीरियड है उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो ये भी था, इसमें तो ये भी है, तो ओवरलैप होते हैं। आपको जो सेकंड नंबर क्लास में जो एग्जैक्ट डेट्स बताई गई हैं आप उस हिसाब से अपने आप को याद कर सकते हो। एग्जाम में ईयर नहीं पूछा जाएगा वो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। कंफ्यूजिंग इन द सेंस हर बुक पे अलग लिखा होता है। हम लोगों ने जो फॉलो किए चैप्टर 1 और 2 वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से फॉलो किए, ठीक है। एग्जाम में एज का टाइम पीरियड नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि भाई 2600 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन बताते हैं, कहीं कहीं देखोगे 2500 BC से बताते हैं, तो कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि भाई उस टाइम पे क्या था। तो एक अप्रोक्सीमेट रेंज लेके चलते हैं, तो आपको इसमें अपना दिमाग ज्यादा खपाना नहीं है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड हम मान के चलेंगे वो 2500 BC से बिफोर कॉमन एरा से 1500 बिफोर कॉमन एरा तक जाएगा, 1500 BC तक जाएगा, उसके बाद वैदिक काल आ जाएगा। तो आज हम 2500 से 1500 तक का पूरा अपना जो बेस है वो कवर कर लेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं उनमें याद करने वाले जो पॉइंट्स है कि भाई कौन सी जगह पे क्या आता है, क्या किसने डिस्कवर किया है, ये क्वेश्चंस आज की क्लास से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो कवर करने की कोशिश करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जहां से इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होती है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2500 BC के अराउंड क्या था, ये सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो चुके थे, लोग रहना शुरू कर दिए थे। और जैसे मैंने आपको बताया था सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता मतलब एक पर्टिकुलर चीज को बहुत सारे लोग जब फॉलो करने लग जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं तो वो सिविलाइजेशन बन जाती है। तो वही कुछ केस हो चुका था 2500 BC 2500 BC के आसपास। ये बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो चुके थे और लोग एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे होते थे। 1924 में एक बंदा था, ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जर्नल था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले नाम दिया था इंडस वैली वर्ल्ड को। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया को बताने वाला जो इंसान था वो था जॉन मार्शल। 1924 में जॉन मार्शल के थ्रू ये चीज सबसे पहले अनाउंस की गई कि इंडस वैली नाम की कोई सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर एरिया में। आप एक चीज ध्यान रखना, उस समय इंडिया पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान इंडिया में ही था, तो ये सारी साइट्स इंडिया की ही थी। बट जब पाकिस्तान अलग हो गया है तो बहुत सारी साइट्स, एक्चुअली मैक्सिमम जो साइट्स है वो पाकिस्तान में जा चुकी है, वो इंडिया में नहीं है, पहले इंडिया में ही थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब पढ़ा जाता है, अभी हम बेस पढ़ रहे हैं, तो इसको 3 अलग अलग फेज में पढ़ा जाता है। 1 2 3 3 फेजेस में पढ़ा जाता है। पहला फेज जो है उसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। याद रखना इंडस वैली को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि जो पहली साइट हमने ढूंढी थी ना, जो फर्स्ट साइट ढूंढी थी वो हड़प्पन थी, हड़प्पा साइट थी, हर साइट का नाम था, इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इंडस वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस जो रिवर है, मैंने आपको बताया था, वो जो रिवर है उस रिवर के बगल में ही ये लोग बसते थे। पानी के भी बगल में क्यों बसते थे ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई अपने जानवर अनमल पालने होते थे या फिर खुद को पानी पीना होता था या खेती बाड़ी करनी होती थी, तो उस टाइम पे पानी की जरूरत होती थी। पर ज्यादा दूर रहोगे तो कैसे पानी लाओगे, तो नदी के आसपास ही ये लोग बसते थे। तो इंडस रिवर के आसपास, सिंधु रिवर के आसपास बसे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अर्ली हड़प्पन की अगर मैं बात करूं तो 3300 से 2600 BC। अब आप कहोगे सर 2500 आपने बताया था, हाँ, तो कुछ टाइम पीरियड पुराना वाला जो इससे पहले वाला था वो भी तो ओवरलैप हो रहा होगा ना। सिविलाइजेशन बनने में तो टाइम लगता है ना, तो लोग तो सेटलमेंट होने लग गए, तो इसका मतलब चालकोलिथिक वाला जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो इसको पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, वो शुरू कर चुके हैं 3300 BC से, 3300 BC से, ठीक है। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज बोला जाता है 2600 से 1900 BC। 2600 या 2500 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो। मैच्योर हड़प्पन फेज मतलब ये होता है कि अब ज्यादातर लोग उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग।
जो आप अर्ली हड़प्पन है उसमें हो सकता है कुछ लोग ना फॉलो कर रहे हो, बट काफी लोग कर रहे हैं। बट जब मैच्योर हो जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पार्ट, उसमें ज्यादातर लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश किया है, जो एकदम बढ़ा है, जब लोगों तक फैला है, वो 2600 से 1900 बीसी तक पहुंचा है। उल्टा टाइम पीरियड चल रहा है, ये आपको पता है। उसके बाद धीरे 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 हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने लग गया, लोग वो सिस्टम छोड़ने लग गए, डिस्ट्रॉय होने लग गया। तो लास्ट वाला जो है वो लेट हड़प्पन फेज ये 1900 से 1300 बीसी तक या 1500 तक अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं 1500 बीसी या 1300 बीसी के अप्रोक्सीमेट हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। 3 फेज में पढ़ा जाता है। अब इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं, वो आप ध्यान से यहाँ पे समझना। जो अर्ली हड़प्पन फेज है, जब शुरुआत हो रही है, एकदम शुरुआत हो रही है, तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर फेज को रिलेट किया जाता है हाकड़ा फेज। मतलब इसका एक और नाम है हाकड़ा फेज। ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है कि अर्ली हड़प्पन फेज को क्या बोलते हैं, हाकड़ा फेज बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये घाघर हाकड़ा रिवर वैली जो है उसके आसपास इस समय लोग ज्यादा बसने लगे थे। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया लोगों का बसना, एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना। तो घाघर हाकड़ा रिवर जो है, घाघर हाकड़ा रिवर के आसपास जो लोग पहले बसना शुरू हुए थे, वो पहले सिविलाइजेशन को फॉलो करना शुरू किए थे, इसलिए इसको हाकड़ा फेज बोलते हैं। उसके बाद जो इसका मैच्योर्ड हड़प्पन फेज है ना, उसको बोला जाता है कोट दिजी। कोट दिजी रिप्रेजेंट द फेज लीडिंग अप टू मैच्योर्ड हड़प्पन। तो मैच्योर्ड हड़प्पन मतलब ज्यादातर लोग उस चीज को फॉलो करने लग गए, तो उसको बोला जाता है कोट दिजी। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हाकड़ा फेज और कोट दिजी किसको बोलते हैं, मैच्योर हड़प्पन फेज को बोलते हैं कोट दिजी। ये ध्यान रखना, कोट दिजी, और यहां पे आपका हो गया ये हाकड़ा फेज। ठीक है। उसके बाद 2600 बीसी के आसपास, मैंने आपको बताया था 2600 बीसी के आसपास ये फैलने लग गया था। उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे वो मैच्योर्ड फेज में आ चुके थे। मतलब घाघर हाकड़ा वाले सबसे पहले सिविलाइज हुए, वो लोग रहना शुरू हुए, सेटल हुए। उसके बाद धीरे धीरे और लगे कि लोग भी सेटलाइट होने लगे, सिविलाइज होने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि 2600 के आसपास, 26 बीसी के आसपास ऑलमोस्ट जितने भी लोग इंडस वैली के आसपास रहते थे, इंडस रिवर के आसपास रहते थे, सारे के सारे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को बिलोंग करने लगे और उस सिस्टम को फॉलो करने लग गए। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, जो मैं ये डेटा लेके आया हूं, ये एक किताब का डेटा नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला 10 जगह से निकाला है। तो जहां से जो भी क्वेश्चन आ सकता है ना, वी आर स्टडिंग एवरीथिंग, क्योंकि हमारे को एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ना अगर एग्जाम में आता है यहां से। ठीक है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्दर्न पॉइंट है, एक सदर्न पॉइंट है, एक ईस्टर्न पॉइंट है, एक वेस्टर्न पॉइंट है। मतलब बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है, एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। मतलब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है, ये बोला जाए आपसे, तो आप कहोगे सर सबसे ऊपर यहां से स्टार्ट हुई, सबसे नीचे यहां तक गई, सबसे राइट में यहां तक गई और सबसे लेफ्ट में यहां तक गई। तो राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम वो पॉइंट्स पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो एक जगह है मंडा, जम्मू एंड कश्मीर में। वहां सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली, वहां से स्टार्ट होती है, ऐसे बोल सकते हो आप, सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। हमने कल भी डिस्कस किया था जब स्टोरेज पढ़ रहे थे। दाइमाबाद एक साइट थी, दाइमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मतलब इंडस वैली के जो लोग थे, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते थे ना, तो बॉटम मोस्ट में सबसे पहले, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बॉटम में से नीचे एकदम महाराष्ट्र के कुछ लोग थे, उसके नीचे लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते थे। तो महाराष्ट्र वाज द बॉटम मोस्ट पोर्शन एंड द टॉप मोस्ट वाज मंडा व्हिच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में जो सबसे ईस्ट में जाएंगे अगर आप, तो आलमगीरपुर एक जगह है यूपी में। यहां के लोगों को सेम कॉमन चीजें फॉलो करते हुए देखा गया है। देखा इन द सेंस, बहुत पुरानी बात है। तो हमें अगर कोई चीज, फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर सील है, वो सील मतलब सिक्का, एक कोई पर्टिकुलर सील है जो यहां मिलती है इंडस वैली की, और वही सेम सील यहां मिलती है, इसका मतलब यह है ये लोग सेम काम कर रहे हैं, यहां पे ये लोग सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। एक मूर्ति यहां मिलती है, वही सेम मूर्ति यहां मिलती है, तो इसका मतलब एक चीज समझ में आएगी ना कि लोग सेम चीज फॉलो करते हैं। ऐसे हम करके इंटररिलेट करते हैं। इसके आगे के जो लोग हैं वो चीज नहीं फॉलो करते, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो इंडस वैली में थी। तो हमें लगा कि भाई ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अपना आलमगीरपुर है, यूपी वाला। अगर वेस्ट में आ जाओ तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है, एक जगह है, ये एक्चुअली साइट भी है, पाकिस्तान में है, सुख्तागन दौर। सुख्तागन दौर जो है ये एक जगह है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, पाकिस्तान में चली गई है, पाकिस्तान में है, तो ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुख्तागन दौर, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। मतलब इसके आगे लोग कुछ और फॉलो करते थे, जैसे इराक की अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे ही मेसोपोटामियन, तो वो इराकी जो थे, जो उधर साइड वाले मैंने आपको बताया भी था, वो लोग फॉलो करते थे। तो यहां तक जो लिमिट है, ये लिमिट्स है एक्चुअली, ऐसे मान लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 नाम ध्यान रखना, मंडा,
दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर और आपका सुक्तागन डॉर, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था 1924 में, वर्ल्ड को सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था उसने। 3 फेज में सिविलाइजेशन चलती है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। अर्ली फेज जो था वो 3300 के अराउंड शुरू हो गया था, बट उस टाइम पे ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करते थे। तो मेन जो करते थे वो अराउंड हाकरा घाघरा रिवर जो है उसके आसपास के लोग करते थे, उसे हाकरा फेज बोलते हैं। उसके बाद कोटदीजी फेज बोलते हैं जो हमारा मैच्योर हड़प्पन। और जब हम बात करेंगे 2600 बीसी की, तो आसपास के जितने भी इंडस वैली के लोग रहते थे सब लोग एक सिस्टम को फॉलो करने लगे थे, इसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके टॉप, बॉटम, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 पॉइंट है, वो हमने देख लिए। इतना हमें समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट साइट मतलब हमें सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पता लगा था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हम इंडस वैली को आईवीसी बोलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसमें जितनी भी साइट्स थी, बहुत सारी साइट मिली है। मोहनजोदाड़ो है, आपने पिक्चर भी देखी होगी, ऋतिक रोशन नाच रहा होता है ना। तो मोहनजोदाड़ो, चाहे हड़प्पा हो गया, चाहे आपका लोथल हो गया, चाहे काली बैंगन हो गया राजस्थान का, बहुत सारी साइट्स है इसके अंदर। आज हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे, लंबी क्लास है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इकट्ठा कवर किया है, ठीक है। तो जितनी भी साइट्स है, उन सब साइट्स में कुछ कॉमन फीचर्स देखे गए, कुछ कॉमन चीजें देखी गई हैं। आप चौंक जाओगे चीजों को सुन के और समझ के कि सर उस टाइम पे इतना गजब का टैलेंट, इतनी गजब की इंफॉर्मेशन, इतनी गजब की चीजें कैसे हो सकती है, वो किसी को नहीं पता कैसे हो सकती है। इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है, ठीक। तो आज हम एक एक करके सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात करेंगे कि इंडस वैली के अंदर जो भी साइट्स थी उन सब के अंदर कॉमन चीजें क्या क्या थी, ठीक है। टेक्निकलिटी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ, हटना नहीं है कुछ भी, फोटोज में लेके आया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिटाडेल। अब सिटाडेल जब तक आप देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं फोटोज के साथ आपको समझाऊंगा, उससे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, माइंड मैपिंग क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है, इसको बोलते हैं जो वेस्टर्न पार्ट की साइट्स होती थी, वेस्टर्न वाली, वहां पे क्या होता था, हैज स्मॉलर स्ट्रक्चर बट हायर सिटाडल। जो वेस्टर्न एरिया थे, जैसे मैंने आपको बताया, इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ फैले हुए थे, जो वेस्टर्न एरिया की जो साइट्स थी, वहां एक चीज देखी गई है कि वहां पे एक महल टाइप का कुछ होता था। जैसे घंटाघर होता है ना, घंटाघर ऊंचा सा एक पोर्शन होता है, उस पर घड़ी लगी होती है, बाकी सब चीजें नीचे होती है। तो वो जो ऊंचा सा पोर्शन होता है ना, वो महल होता है। अलादीन देखा होगा आपने बचपन में, है ना। अलादीन देखा, मैं देखता था, तो आपने थोड़े बड़े में देख लिया होगा। अलादीन जो था, अलादीन में एक महल होता है, एक महल होता है और सब नीचे 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 रह रहे होते हैं, मतलब आम जनता नीचे रहती है और एक महल होता है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये सिटाडेल है। सिटाडेल मतलब यहाँ पे घंटाघर जैसा मान लो आप, तो ये ऊंचा होता है, ये महल टाइप होता है। तो ये भी यहाँ पे कॉमन देखा गया है कि जो वेस्टर्न साइड की साइट्स थी ना, उनके ये सब छोटे छोटे एरिया होते थे, लेकिन एक पॉइंट जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, उसको बोलते थे हायर सिटाडेल। ऑन द अदर हैंड, जो ईस्टर्न साइड होती थी, ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे ये सिटाडेल नहीं दिखता था। वहां पे क्या होता था, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी साइट्स फैली हुई होती थी, लेकिन नीचे होते थे छोटे स्ट्रक्चर, लेकिन फैले हुए। मतलब वेस्टर्न साइड की अगर साइड देखोगे तो एक कॉमन फीचर देखा जाता है कि वहां पे ऊंचा स्ट्रक्चर होता था और बाकी छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, वो ऊंचा जरूर होता था, उसको सिटाडेल बोलते हैं। वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स, वेस्टर्न साइड पे। अगर ईस्टर्न साइड में जाओगे तो वहां देखा जाता था छोटे स्ट्रक्चर्स होते थे, लेकिन फैले हुए होते थे। वेस्टर्न साइड में फैले नहीं है, कंसाइज्ड है, और बीच में एक टॉप मोस्ट बड़ा सा पॉइंट बना हुआ है जिसको सिटाडेल बोलते हैं। ईस्टर्न साइड में जाओगे तो सब नीचे 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 और फैले हुए, ब्रॉड है, दबा दिया गया। मतलब सिटाडेल को ऐसे दबा दोगे तो फैल जाएगा ना, तो वो ईस्टर्न साइड में फैल गया और वेस्टर्न साइड में कंसाइज हो गया और एक पोर्शन बीच में से निकल गया जिसको हम बोलते हैं सिटाडेल, जो महल टाइप का पोर्शन होता है। ये एक फीचर देखा गया काफी ज्यादा वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स के अंदर। उसके बाद जो ईंटें यूज करते थे, वो ब्रिक वॉल्स यूज करते थे, वो देखा गया है बेक्ड ब्रिक थी। बेक्ड का मतलब होता है पकी हुई। जो ईंट आप लोग घर पे यूज करते हो, पकी हुई ईंट होती है। ईंट को पकाने का, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं, ईंट को जब हम बनाते हैं ना, तो ईंट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है भाई पक्का, जैसे चिमनी होती है ना, उसमें जलाओ उसको। एक होता है टेम्परेरी किल्न बनाते हैं, टेम्परेरी भट्टी बनाते हैं, उसमें ईंट डाल के जलाते हैं, तो वो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे देखा गया है कि वो भट्टी भी मिली है ईंट बनाने वाली। मतलब आप लेवल देखो यार, एकदम गजब का। वो भट्टी भी तक मिली है जहां पे ईंटें बनती थी। यहाँ पे बेक्ड ब्रिक वॉल मिली है और इंटरलॉकिंग के साथ। इंटरलॉकिंग का मतलब समझते हो, जैसे अगर ये ब्रिक है और मैंने यहां पे ऐसे फिक्स कर दिया तो ये लॉक बन गया। देखा होगा कभी ईंट में एक गैप होता है, वो गैप इसलिए रखा जाता है कि जब उसके ऊपर दूसरी ईंट रखोगे ना तो पकड़ बना लेगी। गैप होता है तो पकड़ बन जाती है। जूते होते हैं ना हमारे, शूज स्पोर्ट शूज लाते हुए उल्टा करके देखना, उसमें गैप होते हैं, उससे क्या होता है बेटर
होल्ड बनता है, बेटर फ्रिक्शन जनरेट होता है, पकड़ अच्छी बनती है, फिसलते नहीं। अगर चिकना जूता हो जाएगा ना तो फिसल जाओगे। गाड़ी लाते हो ना नया, तो गाड़ी का टायर कैसा होता है, एकदम गैप होते हैं उसके अंदर, और जब पुराना हो जाता है चिकना हो जाता है। जब चिकना हो जाता है तो क्या होने लगती है आपकी बाइक या कार, स्लिप होने लग जाती है, स्किड होने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गैप है बढ़िया तो बढ़िया बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे ये लोग उस चीज को भी ध्यान देते, ये लोग इंटरलॉकिंग बढ़िया सेटिंग करते थे। टाइल्स पे इंटरलॉकिंग होती है ना कि भाई एकदम फिक्स हो जाए, उस समय की चीजें सोचो, कितना दिमाग था इनके पास। अच्छा, एक और चीज यहां मिलती है जो कॉमन देखी गई है और काफी जगह मतलब इंपॉर्टेंट है, इसमें एक जगह है ग्रेट बाथ मिलता है, एक जगह साइट है मोहनजोदारो, वहां पे ग्रेट का बात का मतलब ये स्विमिंग पूल टाइप एक स्विमिंग पूल है, यहाँ पे सीढ़ियां होती हैं, इस तरीके से इसके चारों तरफ रूम बने हैं। आपने मोहनजोदारो में देखा होगा जब वो गाना गा रहा है, जब ऋतिक रोशन नाच रहा है तो इसी के आसपास कूद रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी मिलती है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमने ऐसा इमेजिन किया कि यहाँ पे लोग नहाते होंगे क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ के अंदर कुछ चीजें हैं, एक तो वाटर टाइट है। वाटर टाइट का मतलब हमें जो पता लगा, हमने जो इमेजिन किया कि लोग नहाते होंगे कैसे, वाटर टाइट का मतलब अगर इसमें पानी भर दोगे तो कहीं से पानी जा नहीं सकता, ऐसा नहीं आपने पानी भरा तो पानी फैल जाएगा, तो वाटर टाइट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा ब्रिक लाइन है, ये चारों तरफ ब्रिक लाइन है, बढ़िया शानदार ब्रिक से लाइनिंग की हुई है। स्टेप्स इधर से और इधर से सीढ़ियां बनी हुई है कि भाई इधर से जाओगे नहाओगे उधर से निकल जाओगे, सीढ़ियां बनी हुई है। रूम्स बने हैं कि भाई चेंज इन करना है, जैसे होता है ना स्विमिंग पूल के आसपास। तो इसका मतलब इनके पास उस टाइम पे इतना दिमाग था कि इन्होंने ग्रेट बाथ बनाया। ग्रेट बाथ कहां बनाया, मोहनजोदाड़ो में बनाया। ठीक है, ये भी एक फीचर है जो हमें साइट में देखने को मिलता है। उसके बाद फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स का मतलब भट्टियां, मैंने आपको बताया भट्टियां है इनके पास। इस भट्टियों को देख के दो तीन चीजें हमें निकल में आती कि पकाते थे, एक तो आग में चीजें, दूसरा हमें ये भी समझ में आता है कि ये हो सकता है पूजा वूजा भी करते हो, फायर का हो सकता है फायर की वर्शिप भी करते हो। तो हम अंदाजे लगा सकते हैं क्योंकि कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग नहीं करता, ना आप ना मैं। अगर कोई करता हो तो जरूर बताना, अलग से इंटरव्यू ले लूंगा मैं उसका, अगर कोई है ऐसा जिसको पुनर्जन्म का याद हो कुछ, है ना, तो बता देना। यहाँ पे क्यों कि भट्टियां मिली तो हमें लगा कि नहीं यार हो सकता है ये चीजें पकाते भी हो सकता है कि भाई ये लोग क्या कहते हैं पूजा वूजा भी करते हो, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ये जो आग की भट्टियां मिली है ये मेनली दो साइट पे पाई गई है जो आपको ध्यान रखना है। लोथल एक साइट है गुजरात के अंदर और एक काली बेंगल साइट है राजस्थान के अंदर। यहाँ इस टाइप के फायर अल्टर्स और भट्टियां मिली है। ठीक है, स्टोर हाउस मिले हैं कि भाई स्टोर हाउस भी है। अब स्टोर हाउस क्यों, आपको पता है वहां खेती बाड़ी तो शुरू हो गई तभी सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का तो मेन रीजन खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी हो रही है तो आप फूड ग्रेन्स उगा रहे हो, जब आप उगा रहे हो तो रखोगे ना कहीं पे, तो स्टोर हाउसेज इन्होंने बना रखे थे भाई, उसमें सामान वामान रखते थे। यहाँ पे आपको दो नोट मैंने लिखे हुए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन कई बार आया है। आज का जो ये लेक्चर है ये आपको वैसा वाला लेक्चर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में से आपको काफी मिल सकते हैं एग्जाम में। एक जगह है, एक साइट है एक्चुअली शॉर्टुगाई। शॉर्टुगाई जो साइट है ये एक ही ऐसी साइट है जो अफगानिस्तान में मिलेगी आपको। ये अफगानिस्तान की साइट है लेकिन ये इंडस वैली को बिलोंग करती है। तो शॉर्टुगाई एक अफगानिस्तान में साइट प्रेजेंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिकली साइट है। ऐसे कैसे पता लगता है कि ये साइट इंडस वैली की है, क्योंकि इनमें कॉमन चीजें मिल रही होती है। तो जिन जिनमें कॉमन चीजें मिलेंगी वो सेम टाइप के लोगों की होंगी, और सेम टाइप के लोग मतलब जो सेम चीजें फॉलो कर रहे हैं, और जो सेम चीजें फॉलो कर रहे हैं तो सेम सिविलाइजेशन को बिलोंग करते होंगे वो लोग। तो अफगानिस्तान में एक साइट मिली, इसको बोलते हैं शॉर्टुगाई, ये अफगानिस्तान में है। सिमिलरली जो पाकिस्तान में वो शुक्तगन डोर है, मैंने अभी आपको बताया था शुक्तगन डोर जो है ये पाकिस्तान के अंदर है, और शॉर्टुगाई का है अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलती है, एक कोस्ट है अरेबियन सी का जो पार्ट है। अगर मैं आप देखोगे थोड़ा सा आइडिया अंदाजा लगाओगे तो ये गुजरात वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये अरेबियन सी का पोर्शन है। तो यहाँ पे एक चीज देख रही, और लोथल गुजरात के अंदर मैंने बताया, तो यहाँ पे एक देखने को चीज मिली कि यहाँ पे एक कोस्टल पोर्शन है, कोस्ट है जिसको बोलते हैं मरखन कोस्ट। मरखन कोस्ट अरेबियन सी के पार्ट में आता है, अरेबियन सी है ना इधर साइड में, मैप जानते होगे आप। तो मरखन कोस्ट जो है, मरखन कोस्ट के थ्रू ये लोग मेसोपोटामिया जो इराक है उनसे ट्रेड करते थे, उनसे बिजनेस करते थे। अब कैसे पता लगा कि सर ये मेसोपोटामियन मतलब इराकी सिविलाइजेशन से भी बिजनेस करते थे? वो ऐसे पता लगा कि ये लोग कुछ सील प्रिंट करते थे, कुछ ठप्पे, कुछ सील प्रिंट करते थे, और वो सील पाई गई मेसोपोटामिया वाले एरिया में भी। वहां पे जब एक्सकेवेशन हुआ तो वहां पे इंडस वैली की सील्स आई है। तो इससे ये पता लगता है कि ये लोग कुछ लेन देन वाला काम करते थे कि भाई ठीक है ये ले लो वो ले लो, मतलब यहाँ आपस में ये लोग बिजनेस टाइप कुछ करते थे, ट्रेड टाइप कुछ करते थे, तभी यहाँ की सील वहां पहुंची होगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो तो कोस्ट एकदम पानी क्रॉस करके पहुंच रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पे
जो बिजनेस होगा वो इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में चलता होगा। उस टाइम पे सिविलाइजेशंस के नाम पे चीजें एग्जिस्ट करती थी, कंट्रीज नहीं थी, सिविलाइजेशंस थे। मेसोपोटामिया हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सिविलाइजेशंस थे जो लोग एक चीज फॉलो करते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो मरखन कोस्ट एक ऐसी कोस्ट थी जिसके थ्रू मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ये लोग ट्रेड करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 3 नोट लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। शोटोगाय, सुक्तागंडोर और मरखन कोस्ट के थ्रू बिजनेस होते थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनके घर की अगर हम बात करें कि इनके पास जो घर थे उनके क्या फीचर्स थे, देखने को आता है कि इनके जो घर थे वो डबल स्टोरी तक होते थे, मतलब 1 स्टोरी 2 स्टोरी तक जाते थे। 1-2 स्टोरी की बिल्डिंग्स होती थी, शानदार ग्रिड सिस्टम होता था। ग्रिड सिस्टम का मतलब समझो, अगर आप चंडीगढ़ गए हो या कोई चंडीगढ़ का रहने वाला हो उसको पता होगा, ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि एक किस टाइप का सिस्टम ये बनाते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको। यहां पे आपके घर होंगे इस तरीके से, और ये मेन रोड होगी, तो मेन रोड से हर तरफ का कनेक्शन होता है। इससे क्या होता है ना, जाम नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, जैसे आजकल सोसाइटीज बनती है ना, एक लेन ऐसे फिर एक लेन इधर गई, यहाँ हाउसेज हो गए, यहाँ घर हो गए, इस तरीके से। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एंड ग्रिड पैटर्न। ये ग्रिड होता है और रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, रेक्टेंगल दिख रहा होता है सामने से। तो उस टाइम पे इन लोगों ने इस टाइप से हाउसेस बना रखे थे, बीच में एक रोड है, बीच बीच में घर है, एक साइड में, इधर भी एक साइड में घर है, उनके बीच में भी गलियां हैं कि भाई जाम ना लगे। अगर आदमी यहाँ से जा रहा है और उसको बाई चांस यहाँ पे जाम लगा हुआ दिखता है तो वो इधर से मुड़ के भी जा सकता है, जाम ना लगे। इसका मतलब यहाँ पे ग्रिड सिस्टम भी पाया गया था, उस टाइम पे इन्होंने बना रखा था। और एक बहुत शानदार चीज, सेपरेट बाथरूम। सेपरेट बाथरूम थे वहां पे, ये भी देखे गए कि भाई बाथरूम सेपरेट होंगे हर रूम के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वो भी कवर्ड, मतलब अभी आप देखोगे तो नालियां खुली दिख जाती है हमें बहुत सारे एरियाज में, है ना। यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, नाली दिखेगी नहीं, पानी को जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट होके पानी जा रहा है, उसको प्रॉपर जगह डिस्पोज करने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, जो नालियां बना रखी थी, कवर्ड नालियां, देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो, एकदम अल्टीमेट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट, जो रोड वगैरह थी उस टाइम पे, वो रोड भी काफी प्लान्ड थी, एकदम गजब तरीके से, बहुत अच्छे से प्लान कर रखा था। रोड पे पानी भी नहीं भरता था, इस तरीके से सिस्टम बनाते थे कि रोड स्लोपिंग है। स्लोपिंग का मतलब ये होता है, अगर आप आज भी रोड को जाके देखोगे ना, बहुत ध्यान से बीच में ऐसे खड़े होके देख लेना, सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, वरना कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खाली अगर रोड है तो जाके बहुत ध्यान से बीच में से देखना, आपको हल्का सा ऐसा स्लोप मिलता है। क्यों डालते हैं वो स्लोप, कि जब बारिश आएगी तो पानी साइड में चला जाए। वो बात अलग है, आप लोग जब साइड में घर बनाते हो तो अपने स्लोप उल्टे कर देते हो कि भाई ऐसे करके घर से हम बाहर निकाले तो पानी वापस रोड में भेज देते हो। लेकिन जब रोड डिजाइन करते हैं हम लोग इन द सेंस, जब भी कोई सिविल इंजीनियर रोड बनाता है तो वो बीच में से हमेशा ऐसी स्लोप देता है कि पानी हटा जाए। वो सारी चीजें यहाँ पे थी, अल्टीमेट लेवल का दिमाग, एकदम गजब दिमाग। ठीक है, उस टाइम पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। उसके बाद ये सब चीजें कॉमन मिल रही हैं, काफी जगहों पे मिल रही हैं ये सब चीजें, तभी हम साइट्स अंदाजा लगा पा रहे हैं सब एक सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं साइट। टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा के बने हुए टॉयज मिलते थे, और टॉयज में जनरली 2 तरीके की चीजें मिलती थी। एक तो बुलक काट इन द सेंस ये बना हुआ है कि भाई इससे एक चीज और समझ में आती है, आदमी वही टॉय बनाएगा जो वो देखेगा, ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब उस टाइम पे बुलक कार्ट थे, इस टाइम पे बुलक कार्ट यूज करते होंगे ये लोग, तभी इन्होंने टॉय बनाया। पागल थोड़ी ऐसे बना लेंगे बेमतलब के। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे बुलक कार्ट थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है थे या नहीं थे, तो थे, एग्जिस्ट करते थे, तभी तो टॉय बनाए हैं, उसके लिए हमारे पास प्रूफ है। और डांसर्स भी थे इसका मतलब, क्योंकि डांसर्स के भी टेराकोटा फिगर बनाते थे। टेराकोटा मतलब टॉयज बनाते थे, डांसर तो डांसर मतलब डांस वाला फॉर्म भी उस टाइम पे ये लोग चलता था, इसका मतलब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब मिलता है। और इन सब से बने हुए ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं। वेसल्स मतलब कंटेनर। आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंडिया का कल्चर है ना, जो हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया में फीमेल्स पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ये सब पहनते हैं कान में, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ से बिलोंग करते हैं। जब आर्यंस आए थे तो आर्यंस की तो ठीक है, आर्यंस के पास भी ये चीज थी, बट आर्यंस जब आए थे तो वो इनके बाद ही आए थे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत चीजें कॉमन करती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, पशुपति मतलब शिवाजी इन द सेंस जो अपने क्या कहते हैं, भगवान शिव हैं। भगवान शिव जो है, उन भगवान शिव का जो मेन, आप समझ लो, जो मेन एक स्टार्टिंग है वो यहां से भगवान शिव की।
जो नटराज वाली मूर्ति वो यहाँ से स्टार्ट होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ये मेटल्स भी मिलते थे। एक चीज बहुत ध्यान रखना, आयरन जैसी कोई चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या आयरन एग्जिस्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, नहीं करता था। क्या गोल्ड करता था? करता था। क्या कॉपर करता था? करता था। आयरन नहीं करता था, ध्यान रखना, लोहा नहीं है अभी यहाँ पे, तो स्टील वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा वेट वगैरह, तराजू या वेट नापने के लिए भाई कौन सी चीज कितनी भारी है, जैसे होता है ना अभी वेट आता है पूरा लोहे का, हम लोग वेट यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लोग वेट कुछ इस तरीके के यूज करते थे। ये जो मटेरियल है, जो क्यूब है, ये छोटे छोटे अलग अलग वेट है, इनको बोला जाता है, जिस मटेरियल के बने होते हैं ये होता है चर्ट रॉक, CHERT। चर्ट एक पत्थर है, उस पत्थर से ये लोग वेट बना लेते थे और उससे तौलते थे कि भाई इतना या इतना, कोई भी सामान है खाने पीने का जो भी कुछ है, उससे ये वेट भी करते थे। मतलब यहाँ एक चीज और समझ में आ रही है, इनको कैलकुलेशंस भी आती थी, इनको वेट वगैरह पता था उस टाइम पे कि भाई तराजू में कैसे तौला जाएगा, वो सब जानते थे ये लोग। ये भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। उसके अलावा रेड स्टोन से बनी हुई क्या कहते हैं माला और एम्ब्रॉयडरी जैसे कपड़ों में जो कढ़ाई वढ़ाई होती है, वो सब भी यहाँ पे मिली है, उस सब की भी प्रूफ हमारे पास आए हैं। ये जो रेक्टेंगुलर शेप के यहाँ पे कई बार यहाँ पे सील भी मिली है, सील मतलब ठप्पे भी मिले हैं रेक्टेंगुलर शेप के, और वो जो सील मिली है, सील स्टैंप होता है ना, स्टैंप, उस टाइप की जो सील मिली है, उस सील में एनिमल्स बने होते थे, जानवर बने होते थे। अच्छा एक चीज और समझ में आती है, जो जो जानवर सील में बने होंगे वो जानवर भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे ना सर, ऑब्वियस सी बात है। जो सील के ऊपर बना वो जानवर बनाओगे तो वही ना जो होगा सामने, इमेजिनरी थोड़ी बना लोगे कुछ। अगर आप कुछ बनाते हो तो शेर तभी बनाते हो ना जब शेर है, कोई ऐसा जानवर थोड़ी बना लोगे जो है ही नहीं। इसका मतलब वो जानवर एग्जिस्ट करते होंगे जो सील के ऊपर एग्जिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन, वो पॉट्स के ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन कुछ करते थे ये लोग, तो ये भी यहाँ पे मिलता है, कॉमन फीचर है। कॉटन ये लोग बहुत उगाते थे, और कॉटन आप जानते हो मेहरगढ़, मैंने आपको बताई थी एक साइट, याद है, मेहरगढ़ के टाइम से कॉटन बन रहा है, और इन लोगों ने भी कॉटन काफी कल्टीवेट करा है, कॉटन काफी बनाया है, और कपड़े वगैरह भी उसके ये लोग एम्ब्रॉयडरी के साथ यूज करते थे। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग जगह मिले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, वो कर्नाटका एरिया से, प्रेशियस स्टोन है, महंगे स्टोन्स उस टाइम के गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से मिले हैं। टिन अफगानिस्तान और ईरान, और कॉपर राजस्थान और ओमान। अच्छा एक चीज समझ में आती है, ये सारे मेटल जो है, चाहे गोल्ड हो चाहे टिन हो, ये सारे मेटल अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरियाज में मिलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर कॉपर मिल रहा है, इसका मतलब ओमान के साथ कोई ट्रेड चल रहा है इनका, क्योंकि कॉपर तो ओमान में पाया जाता है, कॉपर तो पाया नहीं जाता, लेकिन कॉपर मिल रहा है भाई साहब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जगहों में। इसका मतलब इन्होंने ओमान के साथ भी कोई ट्रेड किया हुआ है। अगर प्रीशियस स्टोन्स मिल रहे हैं यहां पे, तो एक चीज समझ में आ रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रीशियस स्टोन मिल रहे हैं जो वो बनाते नहीं है। कहां बनता है वो? ईरान में बनता है, तो ईरान के साथ ट्रेड चल रहा है। इसका मतलब यहाँ ट्रेड काफी ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, काफी ज्यादा बिजनेस करने में बिलीव करते थे। इस चीज को ध्यान रखना। कर्नाटका में सिविलाइजेशन नहीं गया, लेकिन कर्नाटका में गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला, कर्नाटका तक नहीं गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ध्यान रखना। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का कर्नाटका के साथ भी कोई ट्रेड चल रहा था, वहां पे कोई होंगे लोग रहते होंगे जिनके साथ ये बिजनेस करते होंगे। लोग तो नहीं रहे ना, जिंदा तो होगा ही कोई ना कोई। ठीक समझ में आ रहा है? बिजनेस करते थे, इसका मतलब यहाँ पे ये लोग। ठीक है, स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ये लोग लिखते पढ़ते किस लैंग्वेज में थे? इनकी एक स्पेसिफिक टाइप की क्या कहते हैं स्क्रिप्ट थी, जिसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफ्रेडन। बॉस्ट्रोफ्रेडन जो होता है, ये इस तरीके से कुछ लिखते थे, जानवरों की फोटो या जानवरों के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन देते थे। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है ना, हम इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो उसका कोई मतलब होता है। तो इन लोगों का जो मतलब था, ये जानवर जितने भी ये एनिमल्स उस समय एग्जिस्ट करते थे, इनके कनेक्शन बना के अपनी बात कह देते थे। और ये लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता था कि इनकी जो बॉस्ट्रोफ्रेडन की स्क्रिप्ट होती है लिखने की, इसको सबसे जो पहली लाइन होती थी ना, वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, और सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट, मतलब इनको ऐसे लिखा जाता है। अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहां से ये जानवर बना के ऐसे करके इधर लिखते थे, फिर यहां से ये ऐसे लिखते थे। इस तरीके से कुछ होता था कि भाई पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, इस तरीके से लिखते थे। और लिखने का मतलब क्या है इनका? जानवरों की फोटो लगा देना। ये उस तरीके से सील लगा के लिख देते थे कुछ, कि भाई अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो कह देते थे। जैसे मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आती है, तो ये लैंग्वेज वहां के लोगों को आती थी, तो ये लैंग्वेज से वो अपने आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। बॉस्ट्रोफ्रेडन मतलब था, और इसमें
400 सिंबल्स का यूज किया जाता था। 400 सिंबल थे इनके पास, जिसमें लैंग्वेज के थ्रू पूरी चीजें समझाते थे। 400 सिंबल की लैंग्वेज थी इनकी, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भैया इनका रिलीजन क्या था, मतलब ये किस रिलीजन को किस तरीके से फॉलो करते थे। एक चीज देखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर वुमेन, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई। मैंने आपको बताया था इंडिया की जो हिस्ट्री सी है वो पहले मैनेज थी, फिर वो अनमैनेज हुई और उसके बाद वो आज तक मैनेज नहीं हो पाई है। इस टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है एंशिएंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सब मैनेज है, आप देख ही रहे हो भाई, हर चीज मैनेज है। तो यहाँ पे एक और चीज है, लोगों की सोच भी मैनेज है, सोच खराब नहीं है यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे वुमेन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ मूर्ति मिली है, कुछ इस तरीके से चीजें मिली है, कुछ टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि औरत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई थी। एक ऐसे ही यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर टेराकोटा फिगर मिला है एक वुमेन का, जिसमें क्या कहते हैं एक प्लांट निकल रहा है एम्ब्रॉयो से, वुमेन के पेट से एक प्लांट निकलता हुआ दिख रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि ये लोग ये मानते थे कि औरत जो है, वुमेन जो है, उसकी वजह से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। और रियलिटी तो है ही, आप मैं सब क्रिएट तो हुए ही है ना। तो ये लोग उस चीज को मानते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वुमेन को रिस्पेक्ट ज्यादा लेवल पे देते थे, जो हम लोग अब देना शुरू किए हैं। बीच में तो बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी ना, अभी भी बहुत जगह खराब है। तो इसका मतलब अभी तो हम मैनेज हो ही नहीं पाए ना, और इनके लेवल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा तो वो लेवल ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये लोग एक तो वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। दूसरी चीज यहां पे देखने वाली है, ये लोग जमीन, अर्थ को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि अर्थ से सब कुछ मिलता है। तो इनकी एक फर्टिलिटी गॉडेस के नाम पे ये अर्थ को मानते थे, पूजा करते थे, जमीन की पूजा करते थे, क्योंकि अर्थ से ही सब कुछ उगता है। मतलब बेसिकली उस टाइम के लोग जहां से जो चीज आ रही है ना, उस चीज को फॉलो अप करते थे कि भाई उस औरत के पेट से भाई इंसान निकला है, तो उसको रीजन तो औरत ही है ना उसके बाहर आने का। इसका मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जमीन से खेती उगती है, खाना खा रहे हैं हम जिंदा रह रहे हैं उसकी वजह से, तो जमीन की पूजा करनी चाहिए। तो रियलिटी पे वो लोग फोकस करते थे। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, एक पशुपति सील, मान लो इस तरीके की कोई सील मिली थी। इसका मतलब यहाँ पे ये लोग पशुपति वॉज द गॉड, ऐसे मान लो, जानवरों के किंग ऐसे करके मानते थे, और इनको भी काफी पूजा करते थे काफी ज्यादा। पशुपति की जो सील मिली थी, इनके साथ कुछ सिस्टम ऐसा था कि गॉड थे उस टाइम पे, ऐसे मान सकते हो, क्योंकि हम लोग गॉड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ वहां के लोगों से हमने रिलेट कर लिया कि ये लोग इनको गॉड मानते होंगे, क्योंकि एक ही ऐसी सील मिली है जिसमें अजीब से कुछ चीजें हैं। तो हम मान सकते हैं कि भाई उन लोग उस टाइम पे इनको ये गॉड मानते होंगे। ठीक है, तो इनके 3 फेस है, तीन मुंह थे और 2 हॉर्न थे, सींग थे। उसके अलावा ये 4 जानवर इनके आसपास थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन से 4 जानवर पशुपति सील के आसपास दिखे। आपको ये चारों जानवर याद रखने के लिए इतना ध्यान रखना, भेलपुड़ी वाला भेल ध्यान रखना। भेल से क्या ध्यान रहेगा आपको? भेल से बी से बफलो, एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट और एल से लॉयन। तो भेल ध्यान रखोगे, पशुपति के आसपास भेल ऐसे ध्यान रखना, तो उससे आपको याद रहेगा कि भाई 4 जानवर इनके पास थे। और ये चारों जानवर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे थे। चारों जानवर जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो एक तो चारों जानवर हैं इनके आसपास। दूसरा, इनके जो पैर के साइड पे 2 डियर दिखे हैं, 2 हिरन भी है इनके पैर के साइड में। तो यहाँ पे 4 जानवर तो ऊपर है और 2 हिरन नीचे है। इसका टोटल जो जानवर आपको मिल रहे हैं 5 जानवर मिल रहे हैं। ठीक है, भेल हो गए और एक हिरन हो गया। हिरन 2 है एक्चुअली, तो कैटेगरी तो एक ही है ना, दोनों अलग अलग हिरन थोड़ी है। तो टोटल आपके अगर काउंट करोगे वैसे तो आपको 6 मिलेंगे, लेकिन अगर कैटेगरी देखोगे तो 5 ही जानवर यहाँ पे दिखते हैं, बफलो, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन और 2 डियर। पशुपति ये गॉड मानते थे, भगवान मानते थे। तो इसका मतलब ये भी नेचर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जानवर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं जानवर से भी इनको फायदा हो रहा है। तो जिससे इनको फायदा हो रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओ, ये उसको पूजा करते हैं। सीधी सी बात है कि भाई फीमेल से हम पैदा होके आए हैं, तो फीमेल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको एक पोजीशन देनी चाहिए। ठीक है, जमीन को पूजा करते हैं, जमीन से हमें खाना मिलता है। जानवरों की पूजा करते हैं, उससे भी हमें फायदा मिलता है। मतलब बेसिकली जो इंसान के अंदर होनी चाहिए चीजें कि जिससे हमें फायदा मिल रहा है, उसको हम रिस्पेक्ट तो दे कम से कम, वो इनके अंदर थी। समझ में आ रहा होगा। तो पशुपति एक सील यहाँ पे मिली है, जिससे हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी गॉड को मानते थे, जिसको पशुपति हम कंसीडर कर सकते हैं। सब अंदाजे हैं, कोई ये नहीं कह सकता नहीं ऐसे करते होंगे, किसी को क्या पता। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं
जिनको टाउन्स या साइट्स बोल सकते हो। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। हमने कुछ कॉमन फीचर्स देख लिए हैं, ग्रेट बाथ देख लिया है भाई, सिटाडेल देख लिया है, ईस्टर्न साइड पे दब जाता था, नीचे हो जाता था, ठीक है। और भी हमने फायर अल्टर्स देख लिए भाई, भट्टियाँ भी थी, जैसे मैंने बताया काली बैगन राजस्थान में भट्टी मिली है, तो इसका मतलब वो लोग आग को भी कहीं ना कहीं फोकस रखते थे। सील मिली है पशुपति की, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, टेराकोटा के जो टॉय मिलते थे उसमें कार्ट वगैरह, डांसर्स वगैरह, ये सब दिखे हैं। तो इसका मतलब इतना हम कॉमन फीचर्स देख चुके हैं। आप वन बाय वन करके जो साइट्स है मैंने यहाँ लिखी है, इनके बारे के फीचर्स पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। साइट है मोहनजोदाड़ो, ये लार्जेस्ट साइट है इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ध्यान रखना। लेकिन मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट नहीं है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो पहले इंडिया में थी, जब डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान चली गई साइट, ठीक है। तो अभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो ध्यान रखना। अगर लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है तो मोहनजोदाड़ो लगाना, अगर वहां इंडिया लिखा है तो मोहनजोदाड़ो नहीं लगाओगे। तब क्या लगाओगे वो भी बताता हूं। दूसरा है हड़प्पा, चानुदारो, काली बैगन, सुरकोटटा, धोलावीरा, दोथल और बनावली। ये इतनी जो अपनी 7-8 है, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कशन में लेके आएंगे और इनके पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो, मैंने आपको बताया इट इज इन पाकिस्तान अलोंग द रिवर इंडस। इंडस के आसपास सही सिविलाइजेशन के लोग रहते होंगे, जिनको हमने नाम मोहनजोदाड़ो दिया। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखना, ये लोग ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स मतलब मोहनजोदाड़ो एक ग्रुप है, ये एक ही सिविलाइजेशन फॉलो करता है। उसके बाद लोथल एक गुजरात में ग्रुप मिलता है जो सेम सिविलाइजेशन फॉलो करता है बट अलग जगह, तो उसको लोथल नाम दे दिया गया, ऐसे करके, ठीक है। डिस्कवर किया था इसको आरडी बैनर्जी ने 1922 में। आरडी बैनर्जी ने इसको 1922 में खोज निकाला था, ढूंढ रहे थे, टहल रहे थे, इन्होंने कहा भाई नई चीज है, खुदाई करो यहां से कुछ निकलेगा, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर साइट को निकाला था। आरडी बैनर्जी 1922 में निकाला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बट नॉट इन इंडिया। ग्रेट बाथ जो था, नहाने वाला जो स्विमिंग पूल था, वो यहां मिला है, ध्यान रखना है। ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है, बहुत बड़ी ग्रैनरी मिली है, जहां पे आप लोग ये लोग खाने वाने का सामान रखते होंगे, गेहूं अपना रखते होंगे, वो भी यहां पे मिला है, ठीक है। मल्टी पिलर मीटिंग हॉल भी यहां पे मिला है। मतलब मैंने जितने पॉइंट्स आ सकते हैं ना सब कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किए, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे वो चीज अलग है इस पर्टिकुलर साइट पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा। मीटिंग हॉल भी मिला जहां ये लोग बैठ के डिस्कशन करते होंगे। मल्टी पिलर मतलब वहां बहुत सारे पिलर्स हैं। मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान की साइड है, तो किस साइड जाएगा? वेस्टर्न साइड जाएगा। अगर वेस्टर्न साइड जाएगा तो सिटाडेल वाला कॉमन सेंस यहाँ पे आएगा, ऊंचे ऊंचे पिलर होंगे यहाँ पे। सिटाडेल मतलब पिलर, मतलब ऊंचा पार्ट, तो इसका मतलब मल्टी पिलर मीटिंग हॉल भी यहाँ पे है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में आ रहा है, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, एक कोई वुमेन को नाचते हुए ब्रॉन्ज पीतल का इनको मूर्ति भी मिली है, फिगर भी मिला है, ठीक है, ये भी यहाँ पे मिली है। ब्रिक की भट्टियां मिली है, जहां पे ब्रिक बनाते होंगे, किल मिली है ब्रिक, ठीक है। पशुपतिनाथ की सील मिली है, कहां पे मिली है? मोहनजोदाड़ो में मिली है, ध्यान रखना। मोहनजोदाड़ो के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, कि तो ग्रेट बाथ और पशुपति सील। इसके अलावा ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसर, वुमेन डांसर, वो भी यहाँ पे मिली है। ग्रेट ग्रैंडी भी यहाँ मिली है। मल्टीपिलर मीटिंग हॉल भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला है। अच्छा, लार्जेस्ट साइट जो है वो मोहनजोदाड़ो है, बट इट इज नॉट इन इंडिया। ये इंडिया में तो है नहीं, तो पाकिस्तान में। तो इंडिया में कौन सी साइट है? इंडिया में साइट है एक राखीगढ़ी जगह है, साइट है हरियाणा में, जो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है, वो लार्जेस्ट साइट है अभी इंडिया के अंदर। तो अगर एग्जाम में इंडिया लिखा हुआ आता है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया, तो राखीगढ़ी टिक करोगे, और अगर जनरल लिखा होता है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मोहनजोदाड़ो टिक करोगे। ये मोहनजोदाड़ो की बात हो गई। 1922 में आरडी बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, जी सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1921 में। 22 में मोहनजोदाड़ो हुई थी जो लार्जेस्ट थी। 21 में, उससे पहले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा जो साइट है, इसके नाम पे पूरी सिविलाइजेशन का नाम डाल दिया गया, क्योंकि ये पहली डिस्कवर्ड साइट थी, ये सबसे पहले बनी थी। इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहिनी जी ने 1921 में, सबसे पहले निकाला था इन्होंने। ये रावी रिवर के आसपास है और अभी भी करंटली पाकिस्तान के अंदर ही है। ये रावी रिवर जो है अपनी, उसके आसपास यहाँ पे ग्रुप बना के लोग रहते होंगे, जिनको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया है, हड़प्पन साइट बोली गई है। फर्स्ट साइट है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है, यहाँ पे 6 जो ग्रेनरी मिली थी ना, ये 2 रो में थी, डिवाइडेड थी 2 रो में, एक रो में इधर, एक रो में इधर। तो यहाँ ध्यान रखना है 6 ग्रेनरी मिली है, 6 ग्रेनरी
विद 2 रोज, 2 रोज में डिवाइडेड है। ठीक है, वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं और बैरक्स मिले हैं। बैरक मतलब जहां पे जो काम करने वाले लोग, जो लेबर वगैरह थे वो रहते होंगे, तो उनके बैरक मिले, और अलग अलग फ्लोर है जहां पे वो काम करते होंगे। तो ये भी यहाँ पे मिला है कि भाई एक फ्लोर में 10-15 लोग काम करते होंगे, उनका एक बैरक है रहने का, दूसरे फ्लोर में 10-15 लोग काम करते होंगे, उनका एक बैरक है रहने का। तो ऐसे भी यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, ये भी यहाँ पे मिला हुआ है। इसके अलावा पेंटेड पॉटरी और डाइस, डाइस मतलब आप जानते हो लूडो खेलने वाले, वो भी पेंटेड क्यूबिकल डाइस भी मिले हैं और पॉटरी भी मिली है पेंटेड। तो ये कुछ एरिया चीजें हैं जहाँ पे हड़प्पा में मिली है। मेनली 6 ग्रेनरीज पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट साइट है और दयाराम साहनी, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है वो सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। दिस इज हड़प्पन, ये हड़प्पा साइट के लिए थी। नेक्स्ट आ जाओ चाणूदारो। चाणूदारो के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहली ऐसी साइट है, या ऐसे मान लो एक ही ऐसी साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं मिला है। सिटाडेल नहीं मिला है। मैंने आपको बोला था वेस्टर्न साइड में जितनी भी साइड थी उनके पास सिटाडेल होता था, यही एक इकलौती ऐसी साइड थी जहां पे सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल मतलब ऊंचा वाला पिलर, घंटाघर वाला ऊंचा वाला महल नहीं था। यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस है और पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। इसको निकाला था एनजी मजूमदार ने 1931 में, ढूंढ निकाला था, इसको खोज कर लिया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मिले हैं। एक तो इंक पॉट मिला है। अच्छा, इंक पॉट से समझ में आता है कि स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं उसी इंक के यूज करके लिखी जाती होगी, जो ये बॉस्ट ऑफ एडर मैंने बताया था लिखते थे, तो कहीं ना कहीं इंक पॉट का यूज तो करते ही होंगे ना जानवर बनाने के लिए। तो इंक पॉट मिला है, तो यहाँ पे अंदाजा लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रॉन्ज का टॉय कार्ट मिला, जो मैंने आपको बताया था, वो बुलक कार्ट वाला जो है वो यहाँ पे मिला है। इसका मतलब ये लोग यूज करते होंगे। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट बताया मैंने आपको, बुलक कार्ट मिला है। इसका मतलब यहाँ पे ये लोग बुलक कार्ट काफी ज्यादा यूज करते होंगे, और अगर यहाँ यूज कर रहे हैं और काफी चीजें कॉमन मिल रही है, इसका मतलब बाकी जगहों पे भी यूज होता होगा, जो सिविलाइजेशन के अंदर सेम टू सेम कॉमन है चीजें। तो ये अपना हो गया चाणूदारो, पाकिस्तान के अंदर है। ये भी अभी 1931 में इसको पाया गया था। ओनली साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके 4-5 पॉइंट ज्यादा हैं काली बैगन के, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी काफी बन जाते हैं। सारे पॉइंट इकट्ठे कर दिए मैंने। ये काली बैगन जो है घाघर रिवर के आसपास मिलती है, राजस्थान के अंदर है ये साइट। और ये सबसे पहले, बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान रखना, इस साइट को पता करने वाला सबसे पहला इंसान इंडियन नहीं था। पहली चीज ध्यान रखना। 1929 में एक ये ल्यूगी पियो, पता नहीं अजीब सा नाम है इसका, टेसिटोरी, ये इटालियन बंदा था। इस इटालियन बंदे ने इस साइट को सबसे पहले ढूंढ निकाला था। तो ये ऐसी साइट है जिसको इंडियन बंदे ने नहीं निकाला है, इटालियन बंदे ने निकाला है 1929 में। लेकिन इसने थोड़ा बहुत ही पता किया था, ज्यादा मेहनत की नहीं थी। ज्यादा एफर्ट मारा है कुछ इंडियंस ने, जिसमें ए घोष 1951 से 1955 इन्होंने काफी चीजें खोज निकाली 1951 से। उसके बाद बीबी लाल और बी के थापड़ 1961 में इन्होंने काफी चीजें निकाली। मतलब पूरी तरीके से एक्सकेवेशन नहीं हुआ था। इस बंदे ने, इस इटालियन बंदे ने सिर्फ पता लगा लिया था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये साइट है काली बैंगन। लेकिन इस साइट पे और ज्यादा चीजें कि क्या क्या है, कैसे है, ये सब इंडियंस ने निकाला 1951 और 1961 में। 1951 में ए घोष ने और 1961 में बीबी लाल ने, इन लोगों ने एफर्ट मारा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एक विदेशी है जिसने इस साइट को सबसे पहले ढूंढ निकाला है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी साइट है इंडस वैली की जिसको इंडियन ने नहीं ढूंढा, वो ये है सबसे पहले 1929 में। ध्यान रखना, इटालियन है। ठीक है, काली बैगन राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं प्लो एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब खेती बाड़ी करने वाली जमीन यहाँ पे पाई गई है काली बैगन के अंदर। सबसे पहले यहीं पे पता लगी थी। और ये ढूंढने वाले बंदे थे डॉक्टर बी लाल। ये मैंने आपको बताया, जो बी लाल थे 1951 में इन्होंने सबसे पहले प्लो फील्ड, खेती करने वाली जो जमीन होती है जहाँ खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, वो ढूंढ निकाला था इन्होंने यहाँ पे। ये उस बंदे ने नहीं निकाला, ये इंडियन ने निकाला 1951 के अराउंड। काली बैगन इज ऑल्सो अ साइट विच हैज एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अर्थक्वेक, कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो खत्म हुई थी, उसके अलग अलग रीजन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई बाढ़ आ गई थी, कुछ लोग कहते हैं सूखा पड़ गया था, मर गए थे इसलिए लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक आ गया था, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस ने अटैक कर दिया था। तो सबकी अलग अलग थ्योरी है। बट यहाँ पे काली बैगन में अर्थक्वेक आने के साइन मिले हैं कि भाई अर्थक्वेक की वजह से ऐसे टूटी हो गई चीजें। तो एक ही ऐसी साइट है जहां पे अर्थक्वेक की एविडेंस मिला है, दैट इज काली बैगन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग जगह पूछे गए हैं। मैं जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन कहीं भी आ चुके हैं ना, सब इकट्ठे करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, सब में से कहीं भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्ट है। यहां भी आग वाली भट्टियां मिली है काली बैगन में, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये आग की पूजा वूजा कुछ करते होंगे। ठीक है, वो समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज मिली है, चार्जिंग बुल।
चार्जिंग बुल मतलब अटैकिंग पोजीशन में सांड, ऐसे मान लो। वो बुक बुल भी यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि इनका कुछ फोक आर्ट इस टाइप का भी कुछ होगा, जिसमें ये डांस वगैरह या कुछ भी करते होंगे, तो फोक आर्ट होगा इनका बेसिकली। तो हम कह सकते हैं भाई चार्जिंग बुल कहीं ना कहीं इनका जो फोक आर्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जैसे पोलिकली क्या कहते हैं, केरला के अंदर पोलिकली एक आर्ट है, फोक है, ये लोग क्या करते हैं, शेर बन के रोड पे आके नाचते हैं, तो त्रिशूर केरला में होता है। तो वैसे ये लोग भी करते होंगे, तो कुछ तरीके से सांड बन के नाचते होंगे, कुछ भी करते होंगे, हमें क्या पता। इसका मतलब इनका फोक है, वो ध्यान रखना। ये काली बैंगन के अंदर ये चीज मिली है राजस्थान में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्लो फील्ड का है, मैंने आपको बता दिया, खेती वाली जमीन ये काली बैंगन के अंदर मिली है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कैमल, ऊंट की बोन्स वगैरह यहाँ पे कुछ मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है, अगर हड्डियां मिली तो ऊंट तो होगा ही ना, बिना ऊंट की हड्डी कहां से आ जाएगी ऊंट की। तो अगर ऊंट कैमल की यहाँ पे बोन्स मिली है तो कैमल भी यहाँ पे होगा। तो राजस्थान में तो वैसे भी आप जानते हो कैमल होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ये काली बैंगन जो साइट है वो राजस्थान में है, तो वहां ऊंट भी मिल सकता है ना। ठीक, काली बैंगन के अंदर कुछ टाइल्ड फ्लोर मिली है, फ्लोर जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइल्ड फ्लोर है, तो ये कितना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब लोगों को दफनाया जाता था तो कब्र बनाते थे, इन लोगों का ट्रेंड था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेंड था, ये लोग जलाते नहीं थे, कब्र बनाते थे, ग्रेव बनाते थे। तो ग्रेव की शेप अलग अलग होती है अलग अलग जगह। तो यहाँ काली बैंगन में देखा गया है कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कब्र है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, तो इस दो तरीके की ये लोग ग्रेव बनाते थे, ध्यान रखना काली बैंगन के अंदर। ठीक है, एक और चीज है कि काली बैंगन के अंदर जो ईंटें थी, जो ब्रिक्स थी, ये बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जैसे बाकी साइड पे देखा गया है तो पकी हुई ईंट होती थी, यहाँ कच्ची ईंट थी। कच्ची ईंट मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको पकाया नहीं गया, तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक जो है वो काली बैंगन की खराब है, इतना ध्यान रखना। मतलब ये लोग उतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे, ये भी समझ में आता है कॉन्सेप्ट में। बाकी फॉलो करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉलो करते थे, लेकिन बाकी साइट्स मोहनजोदाड़ो के कंपैरिजन में ये लोग उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, या उतना ज्यादा पैसा नहीं होगा इनके पास, ये भी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देने वाला। काली बैंगन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नाली वाली नहीं थी, पानी को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने का तरीका नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है, ये लोग कहीं ना कहीं पीछे थे, पीछे इन या तो गरीब थे, या इनके उतना पैसा नहीं था, या उनका उतना लेवल नहीं था, इसलिए ये चीजें बनवा नहीं पा रहे थे। क्योंकि सिविलाइजेशन तो सेम है बट ये लोग कर नहीं पा रहे, तो कुछ कमी होगी इनके पास। तो काली बैंगन वाला इतना समझ में आ रहा है, कुछ कमी है इनके पास। ठीक है, इसके अलावा इनके पास मेसोपोटामिया की एक सील मिली है। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वहां की सील यहाँ मिली है, मतलब कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया वाले लोगों के साथ इनका कोई बिजनेस या ट्रेड चलता होगा काली बैंगन वालों का। तो काली बैंगन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो जितने आ सकते हैं ना सब इकट्ठे करें मैंने। ठीक है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, याद कर लेना। नेक्स्ट, सुरकोटेटा। सुरकोटेटा जो ये साइट है, ये एक भुज में गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। इसको ढूंढा था जेपी जोशी ने 1964 के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही साइट है। और ये एक ऐसी साइट है जहां पे घोड़े की बोन्स मिली है, हॉर्स बोन। सुरकोटेटा साइट पे हॉर्स बोन मिली है, यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे। कैमल की बोन कहां मिली? काली बैंगन में। और हॉर्स की बोन कहां मिली? सुरकोटेटा में। इकलौती साइट है जहां पे हॉर्स की बोन मिली। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, घोड़े थे उस टाइम पे, तभी तो घोड़े की हड्डियां मिलेंगी, है ना। हाथी की हड्डी थोड़ी मिल जाएगी घोड़े के पास से। इसका मतलब यहाँ पे घोड़े थे, हॉर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तभी तो बोन्स मिली है। और सुरकोटेटा उसका प्रूफ है, ये जो साइट है। यहाँ पे जो ग्रेव थी, जो कब्र थी, वो ओवल थी। ओवल जैसे एग होता है ना, अंडा, ओवल शेप, तो ओवल शेप की यहाँ पे कब्र बनाते थे। जिससे पहले देखा था काली बैंगन, वहां पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर थी, यहाँ पे ओवल शेप है, सर्कुलर नहीं है, सर्कल का डायमीटर हर जगह सेम होता है। ठीक है, तो ये ओवल शेप थी यहाँ पे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। धोलावीरा की बात कर लेते हैं। धोलावीरा भी गुजरात में है, लूनी रिवर पे बना हुआ था सिविलाइजेशन, मतलब उस रिवर के आसपास लोग रहते होंगे, रहते सब रिवर के पास ही थे। आप जानते हो क्यों? खेतीबाड़ी में आसानी होती थी। ठीक है, तो लूनी रिवर के आसपास ये लोग रहते थे, गुजरात में, रैन ऑफ कच्छ। इसको जेपी जोशी ने ढूंढा था 1967 में। किसको? धोलावीरा को। और ये इकलौती ऐसी साइट है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया था। मतलब यहाँ पे ऐसा देखा गया है इस पर्टिकुलर साइट पे कि 3 अलग अलग विभाजन है इसके, 3 अलग अलग डिवीजन है। तो इकलौती ऐसी साइट है जहां पे 3 अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक ही साइट के अंदर 3 डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से 3 जगह रहते होंगे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे साइट के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे होंगे जो 3 अलग अलग पार्ट्स पे रहते होंगे, ये भी समझ में आता है। गेट वे एंट्रेंस है यहाँ पे,
स्टेडियम मिलता है, खेलने मिलने के लिए बहुत बड़ा सा एरिया मिलता है, तो बच्चे खेलते होंगे इनके, ठीक है। एक लार्ज ओपन हॉल टाइप भी है, जो सेरेमनी वगैरह मतलब अपने फंक्शन वगैरह करते होंगे। बहुत ही एडवांस लोग हैं, ध्यान रखना, जो आप अभी कर रहे हो वो तब से कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनके पास एक लार्ज ओपन एरिया है जो ये लोग सेलिब्रेशन वगैरह के लिए, सेरेमनीज वगैरह के लिए यूज करते होंगे। स्टेडियम भी है इनके पास। अच्छा, यहाँ पे इस साइड पे एक चीज ध्यान दी गई है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी ना बॉस्टोफिडन वाली, वो व्हाइट स्टोन पे लिखी हुई मिलती है, मतलब सफेद पत्थरों पे लिखा हुआ यहाँ पे मिला है धोलावीरा के अंदर। ये भी ध्यान रखना, गुजरात में ये भी धोलावीरा के अंदर जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट स्टोन के ऊपर, व्हाइट स्टोन्स के ऊपर मिली है। इस चीज को ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी को सेव करना। बारिश तो तब भी होती होगी ना, बारिश के पानी को बचाना का सिस्टम इस पर्टिकुलर धोलावीरा साइट पे मिलता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लो फील्ड कहाँ मिली है, सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी वाली जगह कहाँ मिली है, काली बैंगन में मिली है। घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली है, सुरकोदेता में मिली है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ मिला है, वो मिला है सर धोलावीरा पे। याद तो करना पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है धोलावीरा से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट साइट है लोथल। लोथल जो साइट है ये साबरमती रिवर पे मिलती है और ये पोर्ट साइट, पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी का मतलब क्या होता है, लोथल जो था यहां से ये लोग ट्रेड करते होंगे। लोथल एकदम पोर्ट मतलब पास में है उसके, मरखंड कोस्ट के, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो वहां से लोथल से ये लोग जाते होंगे, पानी से पास करते हुए मेसोपोटामिया तक जाते होंगे, बिजनेस करके आते होंगे। तो पोर्ट सिटी है, यहाँ पे इनकी बोट वगैरह आके रुकती होंगी, सामान लोडिंग होती होगी, ये ध्यान रखना है। गुजरात में ही है और इसको ढूंढा था SR राव ने 1954 में, इन्होंने इसको ढूंढ लिया था। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बना रखा है लोडिंग वोडिंग के लिए, अपना सारा सिस्टम करने के लिए। डबल बरियल सिस्टम है। डबल बरियल का मतलब यहाँ पे एक चीज और नोटिस की गई है कि जब भी किसी की कब्र मिली है उसके बराबर में एक और कब्र जरूर मिली है, मतलब हमेशा 2 ग्रेव साथ पे मिली है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डबल बरियल कहाँ पे देखा गया है, तो वो देखा गया है लोथल में, गुजरात के अंदर। या हो सकता है हस्बैंड वाइफ को साथ में दफनाते हो या ऐसा कुछ हो इनका सिस्टम हो, लेकिन हमेशा सिंगल कवर नहीं मिली, यहाँ पे 2 हमेशा ग्रेव मिली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्टीवर हाउसेस तो मैंने आपको बताया हर जगह मिले ही मिले। साबरमती रिवर पे है लोथल, डॉकयार्ड यहाँ पे मिलता है, यहाँ से ये ट्रेड करते होंगे, इनकी शिप या बोट जाते होंगे, शिप तो नहीं बोट वोट जाते होंगे, जहां से ये सामान लेके बनता अपना भेजते होंगे मेसोपोटामिया के पास, वहां से सामान लेके वापस आता होगा, बार्टर सिस्टम चलता होगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है मेरा सामान लो अपना सामान दो, ठीक है, पढ़ेंगे आगे उसको भी। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हरियाणा में एक साइट है, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो उतनी चीज है, वो ये कि यहाँ पे एक ही इकलौती ऐसी साइट है बनवाली जहां पे हाई क्वालिटी बार्ले मिलता है खाने के लिए। हाई क्वालिटी बार्ले जो पाया गया है, जब इसको ढूंढा था तो बार्ले पड़ा हुआ मिला हमें। हाई क्वालिटी बार्ले जो है ये बनवाली जो हरियाणा में है ये साइट, वहां पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो सारी साइट्स हमने जो इंपॉर्टेंट है पढ़ ली है, बाकी आपको मैं एक लिस्ट शॉर्ट नोट बना के और दूंगा जिसको आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। प्रिंट निकाल लेना उसका और प्रिंट निकाल के वो चार्ट अपने पास रखना, उससे रिवीजन इजी होता रहेगा आपका। टेबल बना के दे दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है। ये साइट्स है। अब जब 1500 BC के आसपास हम आ जाते हैं, 2500 से 1500 के अप्रोक्सीमेटली हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, 1500 BC के आसपास जब आ जाते हैं तो ये जो सिविलाइजेशन था ये ईस्ट की तरफ मूव करने लग जाता है, ऐसा देखा गया। ऐसा क्या देखा गया, मतलब वेस्ट से सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो खत्म होने लग गए और वो लोग इधर की साइड बढ़ने लग गए, यूपी की तरफ बढ़ने लग गए, इधर साइड में, ऐसा नोटिस किया गया। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं जो इस बताती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुआ। कुछ लोग बोलते हैं जैसे मार्शल मैंने अभी आपको बताया था, वही बंदा जिसने पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी, वो कहता है कि भाई जो सिविलाइजेशन थी, जॉन मार्शल, वो ये बोलता है कि जो सिविलाइजेशन थी ये खत्म हुई है बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से या इन चीजों की वजह से, मतलब बेसिकली नेचुरल कैलामिटी की वजह से खत्म हुई है, तबाह हुई है। ऑन द अदर हैंड एक बंदा था, इसका नाम है व्हीलर ये बोलता है कि आर्यंस एक रेस थी जो सेंट्रल एशिया से एंट्री किए थे। कहां से एंट्री किए थे उस पर अलग थ्योरी है। तो ये सब चीज पे थ्योरीज ही है क्योंकि किसी को नहीं पता एक्चुअल में क्या है। तो व्हीलर, इस बंदे ने ये बोला था कि आर्यंस एंट्री किए थे और इन आर्यंस ने अटैक किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को और डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था आर्यंस ने, पूरा नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्दर्न इंडिया में तो आर्यंस चलते ही थे क्योंकि जो वैदिक काल है वो आर्यंस के थ्रू ही बनाया हुआ सारा सिस्टम है, वेद वगैरह सब आर्यंस के ही लिखे हुए हैं, ठीक। आर्यंस कहां से आए, वेद कैसे बने, वो सब देखेंगे हम अभी आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी हमें इतना पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुआ किसी को नहीं पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन किस वजह से खत्म हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ ये हमें पता है।
खत्म होने का जो पीरियड है वो 1500, 1400, 1300 बीसी के आसपास का रहा होगा, जिसमें ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे ईस्ट की साइड शिफ्ट होते होते। कैसे खत्म हो गए थे किसी को नहीं पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अब क्लास आएगी वो आएगी आपकी ऋग्वेदिक, उसके बाद लेटर वैदिक, ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लासेस में पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं एक ही क्लास के अंदर, जिससे आपकी सारी चीजें इकट्ठी कवर हो जाए। ठीक है, क्लासेस लंबी है बट इतनी लंबी भी नहीं है कि बहुत लंबी हो जाए। कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना, बट जहां पे जो चीज याद करने वाली वो पढ़नी ही, याद ही करनी। जैसे आज वाली क्लास है, हॉर्सबोन कहां मिली थी, कहां मिली थी, सुरकुडोटा पे। और प्लोफील्ड कहां मिली थी, काली बैगन में मिली थी। और कैमल की हड्डियां कहां मिली थी, ऊंट की हड्डियां काली बैगन में मिली थी। इस चीज को ध्यान रखना। गरीब लोग कौन थे इन साइड में, सबसे गरीब जिनके पास ड्रेनेज नाली तक नहीं थी, काली बैगन। उनके पास नाली भी नहीं थी, सिस्टम नहीं था प्रॉपर। ग्रेट बात कहां मिला था, मोहनजोदाड़ो पे मिला हुआ था। समझ में आ गया ये सारी चीजें। पशुपति नाथ की सील कहां मिली थी, मोहनजोदाड़ो में मिली थी। डांसर, वुमेन डांसर जो थी उसकी क्या कहते हैं फिगर कहां मिला था, टेराकोटा फिगर कहां मिला था, वो भी मोहनजोदाड़ो में मिला था। इन चीजों को ध्यान करके रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। ये कुछ साइट्स है। ठीक है, बारले कहां मिला था, बाल वाली हरियाणा वाली साइड पे मिला था बारले खाने के लिए। ठीक है, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात हो गई। सारी साइट्स हमने कवर कर ली है जो हमें याद रखनी है। जिसने डिस्कवर किया वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऋग्वेदिक काल की क्लास के अंदर। तब तक रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने आप को जगा के रखो। थैंक यू।